Order, order. This is another episode of Reporters Without Order, where we discuss what made news, what did not, and something that absolutely should not have. Today we have two guests, and we will discuss with them two brilliant stories that they have written. One is about Sainik schools. The story is written by Astha Savyasachi, who is a freelance reporter. Her story was published by Reporters Collective. The story is about how Center has handed over 62% of new Sainik schools to Sangh Parivar, BJP politicians, and allies. Another story that we will discuss is about BSP, Mayawati-led BSP. We'll discuss if BSP is still a political heavyweight in Uttar Pradesh, particularly in this Lok Sabha elections. So this story has been written by Arun Verma from Mook Naik. Arun and Astha, both of you, welcome, very warm welcome to you. पहले अरुण जी से बात करेंगे. अरुण जी, आप बताइए कि लोकसभा इलेक्शन चल रहा है अभी और उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है? थैंक यू शिव और थैंक यू न्यूज़ लॉन्ड्री के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को नमस्कार। चुनाव बिल्कुल अपने परवान पे है और पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से पूरा जोश लगा रहे हैं और चुनाव कैंपेन में, उस तरीके से मतदाता भी उनको हाथों हाथ ले रहे हैं। और कल सेकेंड फेज का चुनाव होना है। पश्चिमी यूपी की 6 से 7 सीटों पर वोटिंग होगी। Astha, you must have been following elections. What's your assessment of this election? How is it different from previous election? Or assessment I won't give right now, but I think this is by far the most important elections. most important. So now let's discuss stories that Arun has written on BSP. आप बताइए कि अपनी स्टोरी में आप क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं. आप उसमें क्या मायावती का पॉलिटिकल करियर है उसको देख रहे हैं आप, या फिर पार्टी को देखा कि पार्टी के जो पॉलिटिकल फॉर्च्यून है, जो उसकी पूंजी है, इलेक्ट्रल पूंजी है, वो कैसे नीचे जा रही है बसपा की? जी, मोटा-मोटा जो ये स्टोरी है वो बसपा के जो उतार और चढ़ाव हैं अ, उसको अ, उसको एक तरीके से दिखाने की कोशिश है कि 1984 में जब बसपा फॉर्म हुई और 90s में जब वो अ उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करी और अभी पिछले 15 सालों में जो एक डाउनफॉल आया है उनका जो कोर वोट बैंक है उसमें, तो वो जो स्टोरी है वो पूरी एक एक उसका एक होलिस्टिक पिक्चर पेश कर रही है। उसमें क्या कारण है बसपा के जब अपने पूरे खुमार पे थी, राइज़ पे थी, तो क्या फैक्टर्स काम कर रहे थे और अभी जब उनका वोट परसेंट पिछले 3-4 लोकसभा 2-3 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में गिरा है, तो उसके क्या कारण रहे हैं, तो उसको हम लोगों ने उसमें शोकेस करने की कोशिश करी है। आपने उस स्टोरी में ये भी एक्सप्लोर किया कि जो उनका वोट शेयर गिर रहा है या उनकी सीटें कम आ रही है असेंबली में. आई थिंक पिछली असेंबली इलेक्शंस में एक सीट थी उनकी. जी हाँ, 2022 में 1 सीट थी। एक सीट थी और 19 लोकसभा इलेक्शन में उनकी 10 सीटें थी, जिसमें उस समय उन्होंने 10 बसपा सीटें ने थी, जी। सपा के साथ और जयंत राष्ट्रीय लोकदल के साथ वो गठबंधन आरएलडी के में थे। साथ गठबंधन में थे वो. लेकिन अब क्या लगता है कि अब कैसे, मैं असेंबली इलेक्शन, यूपी के असेंबली इलेक्शन मैंने कवर किया था. मैं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में था उस समय, इंडियन एक्सप्रेस में था, तो कुछ सीटें मैंने कवर की थी और उसमें मायावती बहुत बाद में आई थी कैंपेनिंग करने के लिए. बहुत कम रैलीज की उन्होंने. एक आपने बताया कि लेथार्जी भी है बसपा में. कुछ आप बता पाएंगे कि उसका रीज़न क्या है? आपने क्या क्या रीज़न एक्सप्लोर किए हैं, क्या क्या, और जो न्यू लीडरशिप है वो कैसे इसको रिवाइव कर सकती है? देखिए बीएसपी का शुरुआत से ही एक बड़ा एक उनके चुनाव कैंपेन का या जो भी सोशल इश्यूज जो भी पॉप अप होते हैं उसका एक एक नजरिया है। जैसे हम अगर आजाद समाज पार्टी का वो देखें या चंद्रशेखर की लीडरशिप देखें तो वो बहुत वोकल है, बहुत डिसेंट है उनमें। लेकिन बीएसपी कभी इस तरीके से सड़कों पे उतरकर इस तरीके के कास्ट एट्रोसिटी या और दूसरे इश्यूज हों उन पर प्रोटेस्ट नहीं करती, तो वो ऐसे वो पिक्चर में नहीं आती, मतलब इस तरीके से मीडिया में वो लाइमलाइट में नहीं होती है। लेकिन वो अंदर खाने अपने जो उनके जो उनका संगठन है, जो कैडर है उनका, वो लगातार धीरे-धीरे काम करता रहता है।
वो बिल्कुल पानी में बतख जैसा माहौल है कि वो ऊपर से तो शांत दिख रहा होता है, लेकिन उसमें नीचे बड़ी हलचल होती है। तो बीएसपी अपने कैडर के साथ में लगातार संपर्क में रहती है। लेकिन हाँ, वो कास्ट एट्रोसिटी या दूसरे जो इश्यूज होते हैं, उन पे उस तरीके से वो वोकल नहीं है, उस तरीके से वो मीडिया में नहीं होती है, उस तरीके से वो पब्लिक में नहीं होती है। लेकिन वो लोग काम कर रहे होते हैं, मोटा-मोटा नीचे जो भी उनके विधानसभा कमिटीज़ हैं या सेक्टर कमिटीज़ हैं या जो बूथ कमिटीज़ हैं, वो लगातार मिल रहे होते हैं, अपने वोटर से उनको मोबिलाइज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरीके की उनकी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। और उनका ये एलिगेशन भी है कि जो मीडिया है, वो हमको उस तरीके से तवज्जो नहीं देता है, जिस तरीके से दूसरी पार्टीज़ को देता है। तो ऐसा एक परसेप्शन बनता है, एक ऐसा पिक्चर बनता है कि बीएसपी है जो वो शांत है, वो कुछ कर नहीं रही है। उनका कहना है कि मीडिया स्पेस नहीं दे रहा उनको, बट ऐसा कोई मीडिया होगा जो मायावती का इंटरव्यू रिफ्यूज करे या आकाश आनंद का इंटरव्यू रिफ्यूज करे? हाँ, तो जैसे अभी आकाश आनंद अभी हाल में उन्होंने बीबीसी के साथ इंटरव्यू किया है, जहाँ पर उन्होंने एट लेंथ बात करी है। पार्टी की जो रीति-नीति है या जो वो लेके जो मुद्दे लेके इसमें चल रहे हैं, तो उसपे काफ़ी बातचीत करी है उन्होंने। और मायावती जी थोड़ा-सा परहेज करती हैं, वो मीडिया से सीधे मुखातिब नहीं होती हैं। और वो अभी से नहीं, वो काफ़ी लंबे समय से उनका ये तरीका है ये। हालाँकि वो सोशल मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पिछले 2-3 सालों में उनके अगर ट्विटर हैंडल को देखें, तो वो हर एक इश्यू पे वो उनका ट्वीट ज़रूर होता है। उनका अपना नज़रिया जो भी है, वो लिखती हैं उसपे। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जो राजनीति है, जो इलेक्शंस हैं, वो एक इवेंट में तब्दील हो चुका है पिछले कुछ सालों से। तो आपको दिखाना पड़ता है सोशल मीडिया पे, आपको यू हैव टू हिट द स्ट्रीट्स की आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, आपको लोगों की नज़रों में आना पड़ेगा तभी। लेकिन आप कह रहे हैं कि बसपा बैकग्राउंड पे काफ़ी काम करती है, इतना आती नहीं है सामने मीडिया के, इतना हाई प्रोफाइल वो इवेंट नहीं करते कोई। लेकिन आपको लगता नहीं कि ये अभी समय की मांग है कि ऐसा बसपा भी करे कि इवेंट टाइप में कोई चीज़ करे, कोई पॉलिटिकल रैली हो या प्रोटेस्ट हो, कुछ भी हो, टू मोबिलाइजेशन भी होता है उनके बसपा के कार्डर का या उनके सपोर्टर्स का। ऐसा नहीं देखते आप, वो नहीं देखते बसपा वाले? नहीं, मैं बिल्कुल मतलब आपकी बात से सहमत हूँ कि असल में क्या है कि बसपा बहुत पारंपरिक तरीके से अपने जो कैडर के साथ, अपने वोटर्स के साथ होती है। और अभी क्या है कि माहौल बदल रहा है। जैसा आप कह रहे हो कि बड़ा इवेंट बेस्ड हो गया है, जिसमें बड़े इवेंट कंपनीज़ इन्वॉल्व होती हैं और वो पार्टीज़ के लिए पीआरशिप करती हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती हैं। उस तरीके से वो अप्रोच बसपा का ज़रूर नहीं है। लेकिन अभी हालाँकि इसे थोड़ा-सा लेट ही कहेंगे, लेकिन अभी उन्होंने जो नए टूल्स हैं, जो नई टेक्निक्स हैं, उसमें आए हैं। जैसे मायावती जी का ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे एक्टिव होना। अभी उन्होंने अपना इतने लंबे समय बाद उन्होंने अपना पार्टी का ऑफ़िशियल वेबसाइट लॉन्च किया है। और वो अभी व्हाट्सएप पे आकाश आनंद ने खुद एक नंबर जारी किया है, जहाँ पे आप सीधा उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। उन्होंने अब अपने ऑफ़िशियल पार्टी के पेजेज़ बनाए हैं, जिनसे वो लगातार जो उनका जो यूथ ख़ास तौर से उसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसको अपने फ़ोल्ड में लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो उस तरीके से उस लेवल पे नहीं है, जितने बड़े लेवल पे बीजेपी या दूसरी कांग्रेस या दूसरी और पार्टियाँ हैं जो पॉलिटिकल इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं या पॉलिटिकल पीआर करते हैं, उस लेवल का तो नहीं है, ये सच है। अरुण जी, मैं आपके पास आऊँगा। फर्स्ट we'll discuss Astha story, how 62% of new Sainik schools have been handed over to Sangh Parivar, BJP politicians and allies. Astha, how did you get this scoop? Actually, I was doing a story on RSS schools, Vidya Bharati schools, which were run by RSS. And while doing an investigation and analysis of those schools, I met a source which during conversation told me about how this is also happening. That's when I started investigating it. Okay, and then you filed you had to file a lot of RTIs to get information? Yeah. But even in the RTIs, they denied giving us information, saying that this might affect the decisions the committee is making. Oh, so you got replies
only for some of them Yeah, applications. yeah. Most of the questions were not replied. Only one question they replied to, and that was they gave us a list of 40 schools which signed the memorandum of agreement with the Ministry of Defense, and that was something which was already publicly available on the websites. So, in your story, you have in detail described how these new Sainik schools have been handed over to RS affiliates or BJP politicians. Could you tell us how it was done? Like when it started and what is the process under which it was done? See, earlier and even now, around 33 Sainik schools, which are basically completely run by the Sainik School Society, which is an autonomous body under Ministry of Defense. That was the pattern of Sainik schools. Okay, so there were only 33 Sainik till now. schools. But in 2021, the Union government in its budget introduced, it proposed that they wanted to set up 100 new Sainik schools on PPP models, public-private partnership models, where the private schools and NGOs, organizations, and all these kind of things could also apply. It's interesting to note that in their guidelines, they said that the government departments, the railways, and all of these could also apply, but none of these got any school. The schools were only given to private players and NGOs, and that to the NGOs of a certain ideological inclination. But did government arms also apply for these new Sainik schools? This is something we asked in our RTI, which Okay. we were not replied to. Okay. And when the story was published, hours after the story was published and it became viral, the Ministry of Defense released its statement, and that too not publicly. It gave those statements to a very few journalists who told us about it. And it said that more than 500 applications came, which was something which was denied to us in the RTI reply. But they did not disclose who the people were who applied. Okay, so who are these organizations who have entered into sort of agreement with the Defense Ministry or the society that runs Sainik schools, right? Yeah. How did they get? What is the process? What are the criteria under which So the- it's done? Yeah. The thing is, when you read the guidelines for any school to be approved or be eligible for approval, the only things which are required is infrastructural requirements. So much and so much of land should be there. The fire safety should be there, and all this kind of the infrastructural facilities. The staff should be there. So many rooms and playgrounds and all of that, but none of the points regarding the ideological, leave ideological, but even the background check of the owners or the people who are founders of these organizations or leading these schools. The students are going to be the future. These students are going to be future Sainiks. I mean, they are going to be the officers The in the army officers, yeah. officers. So what kind of institutions are going to train them? That background check was never a part of the whole process. This opened doors for organizations like RSS and their allies to apply and get selected even. So you were saying 62% of new Sainik schools. So how many Sainik schools are there? 33 Sainik schools? No, 33 were the old ones, which were only... So under the run- PPP model, how many Sainik schools are there? New Sainik schools? 40, at least 40 have got Approvals. have approvals, yeah. Okay. And they are already running or they are yet to... Some are running, some are yet to open. Elementary question, why Sainik schools are important for the army? Because Like what is the relevance of Sainik schools? What kind of education kids get if they are in Sainik school? Is it different from other schools? it is slightly different because when you talk to the army veterans or people who have been serving the army, they have told us that many of the people in the armed forces, they
are the pass outs from Sainik schools, and in the Okay. standing committee of defense, parliamentary committees, when we look at what their observations are about Sainik schools, they call Sainik schools the Rashtriya Military College, Rashtriya Indian Military College, and the Rashtriya Military Schools also. They call them the nurseries of the future armed forces. So these, more than I'll like to read out some data for you. Yeah. If you could share some data from Yeah. your story. According to 2013-14 Standing Committee on Defense, nearly 20% of the Sainik school students appearing every year for the exam make the cut. Also, according to the data submitted in Rajya Sabha earlier this year, over 11% of the Sainik school cadets joined the armed forces in the last 6 years. Also, there was a press release where Defense Minister Rajnath Singh credits the Sainik schools for contributing more than 7,000 officers to the armed forces So far 7,000 Yes. armed officers. So this is a big number. So the quality of education, the type of education they are going to get, is going to somehow affect the outlook of the armed forces. But have you also seen kind of education that kids get in new Sainik schools run under PPP model, and old Sainik schools which are directly under control of the society, defense society, right? What is the name of society? Sainik School Society. Sainik School Society. Yeah. So the earlier, Like how both of them are different, or there are similarities, or there is one academic plus curriculum which is common to both. But the difference is when a student is studying in, for example, one of the schools which got selected was the Samvid Gurukulam school run by Sadhvi Ritambara, the one with which the story starts. So all these students, both the Sainik school students and the non-Sainik school students, which are studying in that school, they the Sainik school students also read the particular curriculum which is given by the Sainik School Society, but they also attend the classes which are taken by Ritambara, which is a personality development class where they are given moral lessons on religion, on how women should behave, and all of that. So this is something which is different from the original Sainik schools, if you can say. So Sadhvi Ritambara is the founder of Durga Vahini. Durga Vahini is women's wing of VHP. Yes. Okay, and she is the owner of that school. Yeah, two schools which two got schools. selected. Yeah. And these schools are in. One is in Vrindavan, UP, and another one is in Himachal. We'll come back to you and discuss who all are running these schools and who these people are. अभी वापस चलेंगे अरुण जी के पास. अरुण सर, आप बताइए कि अभी जो न्यू लीडरशिप है बीएसपी की, पहले कहा जाता था कि एक ही फेस है बसपा का और उनके पीछे कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है, लेकिन आकाश आनंद अभी काफ़ी एक्टिव हुए हैं. पहले आई थिंक असेंबली इलेक्शन में उन्होंने वो कैंपेन संभाल रहे थे, या सोशल मीडिया के हेड थे मेरे ख्याल से वो. जी, कैंपेन भी संभाला उन्होंने. हाँ, सोशल मीडिया के हेड भी थे वो. और अभी उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनका अभी क्या स्टेटस है पार्टी में, और सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है बसपा का, उसके बारे में बताइए. जो आपने एक्सप्लोर भी किया मेरे ख्याल से अपनी स्टोरी में. जी. देखिए, ये मतलब ये बात है कि भाई मायावती के बाद कौन, ये सवाल जो पूछा जा रहा था. तो उसमें अब उन्होंने आकाश आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया है, और अभी पिछले दिसंबर में ही उनको बसपा का राष्ट्रीय समन्वयक बनाया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया है. और अभी 6 अप्रैल से उन्होंने यूपी में, खास तौर से यूपी में चुनाव जो कैंपेन शुरू हुआ है वो आकाश आनंद जी ने ही शुरू किया है, क्योंकि मायावती जी ने नागपुर से अपना कैंपेन की शुरुआत करी थी. एक तरीके से जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है बीएसपी का यूपी से शुरू करना, ये मैसेज देता है कि उन्होंने पूरा का पूरा दारोमदार आकाश आनंद पे छोड़ा हुआ है. और आकाश आनंद की अगर आप रैलीज, पिछली कुछ रैलीज देखेंगे तो उसमें जिस तरीके से, जिस एग्रेशन से वो हैं, वो अपने को उस तरीके से प्रस्तुत भी कर रहे हैं कि
जो नेतृत्व है अभी बीएसपी का है, अब उनके कंधों पर है और आगे आने वाले समय में वही पार्टी को लीड करेंगे एक तरीके से। तो अभी अभी आपने लोकसभा इलेक्शंस में बसपा का किसी के साथ गठबंधन नहीं है, सभी सीटों पे वो लड़ रही हैं और आकाश आनंद भाजपा की जो पॉलिसीज हैं उनको उनकी आलोचना काफ़ी कर रहे हैं अपने पब्लिक स्पीचेस में। तो ये क्या है कि बसपा अगर इतना खफा है भाजपा से या आकाश आनंद इतनी आलोचना कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सही नहीं था कि वो इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन करें और उनके लिए मतलब चांसेस ऑफ विनिंग सीट्स ज़्यादा होते, या फिर आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए ये एक मीडिया में ये एक नरेटिव डिलीवर किया गया है, एक परसेप्शन बनाया गया है कि जो बीएसपी है XYZ की बी पार्टी है, बी टीम है। तो मायावती की अभी रिसेंट अगर आप देखेंगे, जो उनकी बातचीत देखेंगे, आप उनकी पॉलिटिकल रैलीज को देखेंगे, तो वो सीधे सीधे ये कहती हैं कि हमारा एक और वोट बैंक है और जो बिल्कुल इंटैक्ट है और वो कहीं जाने वाला नहीं, और वही उनको ताकत देता है इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ने का। तो उनका यही तर्क है कि जब हमारे पास हमारा अपना मतदाता है, हमारा अपना कोर वोट बैंक है, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। और उन्होंने दूसरी बात ये भी कही है कि हम जब अलायंस करते हैं तो उसमें हमारा नुकसान होता है, हमारा कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो वोट है वो तो जो जिस भी पार्टी के साथ हम गठबंधन कर रहे होते हैं उसके साथ ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन वो जो वोट है हमको नहीं आता है। दूसरी पार्टी का जो भी कोर वोट बैंक है वो हमारे पास नहीं आ पाता है, तो हम बहुत विन विन सिचुएशन में नहीं होते हैं। तो एक तो ये तर्क है, और दूसरा अगर बीएसपी की पॉलिटिक्स को फॉलो करेंगे तो बीएसपी की पॉलिटिक्स का एक बड़ा इनेट वो है कि वो हमेशा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में ज्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं। अगर पॉलिटिकल राजनीतिक अस्थिरता होगी तो उनका जो इंपॉर्टेंस है, उनका महत्व है या उनकी पूछ है वो बढ़ जाएगी। जैसे 90s में आप देखिए, वो उनके पास कुछ सीटें ही थी, 60-70 सीटें थी, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार बनाई। तो उनका एक ये भी रहता है कि जितनी भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी या राजनीतिक अस्थिरता होगी, उनकी मांग बढ़ जाएगी। तो वो भी एक है। और इसीलिए अभी आकाश आनंद जी ने अभी बीबीसी के अभी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम पोस्ट इलेक्शन गठबंधन किसी भी पार्टी से कर सकते हैं और किसी भी पार्टी के साथ हम जा सकते हैं। तो एक ये भी है कि वो इस तरीके से कैपिटलाइज कर सकते हैं। अरुण जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो अगर बसपा कह रही है कि जहाँ पे भी अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है कहीं पे, जब भी ऐसा फेज आता है तो बसपा को फायदा होता है, ऐसा क्यों होता है? आप बताएं थोड़ा डिटेल में कि इसके कारण क्या है? जैसे 90s में जब पहले सपा के साथ गठबंधन की सरकार बनी यूपी में और वो किसी कारणों से चल नहीं पाई, तो उसके बाद में फिर बीएसपी बीजेपी के साथ आई और उसके बाद कॉन्सेक्यूटिव 3 बार उन्होंने वहां पर बनाई, जबकि उनकी विधानसभा में उतनी प्रेजेंस उनके विधायकों की नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि जब ऐसी कोई स्थिति बनती है, ऐसी कोई सिचुएशन बनती है पोस्ट इलेक्शन, फिर जब ये जोड़ तोड़ होता है सरकार बनाने का, तो ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां जिनके पास ठीक ठाक नंबर्स होते हैं, उनका अपने आप ही जो इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो वो भी एक फैक्टर जो है काम करता है। लेकिन यूपी का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप देखें अभी का, कि ऐसा आपको लगता है कि यूपी बाइपोलर, मतलब दो पार्टियां ही वहां पे ऐसा है कि उनका डोमिनेंस बन चुका है, सपा और बीजेपी के बीच की लड़ाई है और बसपा मतलब ऐसा लगता है कि मैदान से बाहर है? नहीं, ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से अगर अभी फर्स्ट और सेकंड फेज में देखेंगे, बीएसपी ने बहुत यूपी का चुनाव जाति समीकरण का चुनाव है, जिसमें कास्ट इक्वेशन अगर बेहतर बनते हैं तो आपका जो कैंडिडेट है वो सीट निकाल ले जाता है। जैसे आप अभी फर्स्ट और सेकंड अब कल फेज होने वाला है, अगर इसमें आप देखेंगे तो जो बीएसपी ने जो कैंडिडेट फाइल किए हैं, जो लड़ रहे हैं, वो बहुत ही मजबूत हैं और उन्होंने इस बार कॉम्बिनेशन जो बनाने की कोशिश करी है वो दलित और मुस्लिम्स की बनाने की करी है और उन्होंने करीब 7 मुस्लिम्स कैंडिडेट को टिकट भी दिए हैं। और मोस्टली जो रुहेलखंड का इलाका है, जो पिछड़ा पश्चिमी यूपी का इलाका है, वो मुस्लिम बहुल है। और उधर जो
दलितों में जो जाटो या चमार जो वोटर है, जो कोर है बीएसपी का, उसकी भी प्रेजेंस बहुत अच्छी है। तो कोशिश ये है कि ये कॉम्बिनेशन मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन बनाया जाए। आपने अपनी स्टोरी में आजाद चंद्रशेखर का भी उल्लेख किया है। जी हाँ, बिल्कुल। चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, ये भी मेरे ख्याल से उनका भी पॉलिटिक्स सिमिलर है बसपा से, बसपा और दोनों का। तो ये सेंस नहीं बनता कि मायावती के लिए या चंद्रशेखर आजाद के लिए कि दोनों साथ में होकर अपनी जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स हैं उसको आगे बढ़ाएं। हाँ, ये देखिए, ये बात होती है, लेकिन मायावती ये और चंद्रशेखर ने भी कई प्लेटफॉर्म पे कहा है, वो उनको सम्मान देते हैं, बहन जी को, मायावती जी को। लेकिन इस तरीके से बीएसपी की ओर से कोई जो है वो कदम दोस्ती का आगे नहीं बढ़ाया गया है। और अब आकाश आनंद के आने के बाद में तो ये संभावना बिल्कुल भी नहीं दिखती है। जिस तरीके से आकाश आनंद ने जब 6 अप्रैल को नगीना में अपनी रैली शुरू करी, कैंपेन की शुरुआत शुरू करी, तो उन्होंने हालांकि चंद्रशेखर का नाम नहीं लिया, लेकिन वो बहुत अटैकिंग थे। मतलब जिस तरीके का उनका बात करी उन्होंने अपनी रैलीज में, जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि जो इस तरीके की पार्टियां हैं वो दलित यूथ को गुमराह कर रहे हैं। मतलब आने वाले समय में तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि ये कभी दोनों एक साथ कभी एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। आजाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है इस बार। कितनी सीटों में लड़ रही है, अगर लड़ रही है तो? आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी नगीना से अभी मतलब डिक्लेयर्ड प्रत्याशी हैं। अभी तक जो सिचुएशन है उसमें आजाद समाज पार्टी ने यूपी में और कहीं से अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है। तो सारा फोकस जो उनको एक बार तो जो पार्टी अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी, उनको जिताने का ही था। फिलहाल अभी आजाद समाज पार्टी ने कोई ऐसे पत्ते अभी नहीं खोले हैं कि भाई वो आगे भी फर्दर डिक्लेयर करेंगे प्रत्याशी और चुनाव लड़ाएंगे। मेरा अंतिम क्वेश्चन है आपसे कि आपने बसपा के लोगों से, उनके लीडर से, बसपा के नेताओं से पूछा है कि बसपा को रिवाइव करने की क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, क्योंकि असेंबली में उनकी अभी एक सीट है। और बसपा के लीडर्स ने आपको क्या कहा कि हम क्या क्या करेंगे ताकि जो नई लीडरशिप है या आकाश आनंद के अंडर में कैसे उसको आगे ले जा सकते हैं? देखिए, बसपा जो है पिछले जो ये चुनाव हुए थे विधानसभा के, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में, उस समय से ही काफी सक्रिय हो गई है। और वो लगातार अपने जो कमेटियां हैं, जो स्टेट कमेटी है और जो उनके विधानसभा कमेटियां हैं, सेक्टर कमेटियां हैं, बूथ पे जो उनके लोग हैं, वो लगातार मतलब हर हफ्ते मिल रहे हैं। और हर हफ्ते पहला जो उनका काम है, वो अब जो उनका कोर वोट बैंक है उसको इंटैक्ट रखना, तो वो उसको चेक कर रहे हैं। और वो दूसरे लोगों को, जो काशीराम जी ने जो शुरू किया था कि भाई अदर देन जाटोस चमार भी हमें लीडरशिप लेके आनी है, जो बीच में कहीं पर स्टैग्नेंट हो गई थी, अब फिर से उन्होंने शुरू किया है कि वो जो दलित की दूसरी जातियां हैं, जैसे उसमें पासी हुए, धोबी हुए, खटीक हुए, इनकी लीडरशिप को भी तैयार कर रही हैं। इनकी लीडरशिप में अलग अलग विधानसभाओं में, सेक्टर कमेटीज में उनको मौके दिए जा रहे हैं और यूथ को जोड़ने के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने हर स्टेट से लेके बूथ कमेटी तक 50% रिजर्वेशन कर दिया है यूथ का, कि यूथ हमारे उसमें आएंगे। और वो नए तरीके से अब नई टेक्निक्स का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब उनके पास अपना वेबसाइट है, अपने फेसबुक पेजेस हैं, वो लगातार अपने व्हाट्सएप चैनल्स के मार्फत एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे फिर से अपना बेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और खास तौर से रिप्रेजेंटेशन का जो पूरा फिनोमेना जो मान्यवर काशीराम का था कि हर एक तबके को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, और खास तौर से मुस्लिमों के साथ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए भी उन्होंने काम शुरू कर दिया है। जैसे इसी लोकसभा चुनाव की बात करें तो उन्होंने तकरीबन 7 लोगों को टिकट दिए, 7 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं, और बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं जो बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। तो एक जो ये फिनोमेना है कि जो मुस्लिम वोटर होता है वो सपा या कांग्रेस के साथ जाता है, तो उसमें भी अपनी पैठ बनाने के लिए वो उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन अब उन्होंने देना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से वो अपना जो बेस है, जो कहीं सिकुड़ गया था, अब उसको फिर से वापस गेन करने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। ओके, नाउ वी मूव बैक टू आस्था।
Now, could you tell us who are these people? I mean, BJP politicians or RSS organizations that are running these new Sainik schools, or who have got approval from Sainik Society to run these schools? Out of the 40 schools, which got approval from the Sainik School Society, 11 are directly either owned by BJP politicians or managed by trusts which are chaired by them. 11 of them? Yes. Okay. Also, one belongs to Adani. Adani? Yeah. And 8 are managed by RSS and its allies. And additionally, 6 are organizations which have close ties to these rabble-rouser organization, Hindutva far-right organizations. And some Hindu religious organizations also. None of the schools run by any religious minority in the country. You have given examples of few schools. Now, could you tell us who are these politicians who are running these schools? There's one Tawang public school in Arunachal Pradesh border town, Tawang. It's owned by the Chief Minister Pema Khandu and his brother Tsering Tashi, who happens to be the managing director of the school. And in Mehsana, Gujarat, there's a school which is affiliated with the Doodh Sagar Dairy, which is chaired by Ashok Kumar Chaudhary, a former BJP General Secretary for Mehsana. Another school in Gujarat is Banas Sainik School, which is managed by another trust under Banas Dairy. It is also led by a BJP MLA from Tharad, currently the Speaker of Gujarat Legislative Assembly, Shankar Chaudhary. In Uttar Pradesh, there's a school run in Etawah, which is by BJP MLA Sarita Bhaduria. And in Haryana, Baba Mastnath School in Rohtak, that's run by Mahant Balaknath, who's called the Yogi of Rajasthan, right? Yeah. He also runs a school. Just concluded assembly elections in Rajasthan. He fought from Alwar. Yeah. So he also runs a school. Did you ask them that, have you got the approval just because you are affiliated to BJP or because you have close ties with BJP? Yes, I did. Then what was the response? They were, one of the guys, I remember one of the guys, the one who runs Shakuntlam International School in Etawah. The mother is a BJP MLA, but the school is managed by the son, Ashish Bhaduria. He told me that the selection process was very extensive. When I asked him how did he apply and what was... Extensive and exhaustive. Yes. Yeah. When I asked him how did he apply and how did he get selected, he wasn't able to tell me the process. So and when I questioned him why he was selected, maybe because he was he favored because he was close to the BJP, he said you should ask this from the government. So he didn't even know the process of selection. Okay. Somebody else must have filled the form for him. Yeah. Why is it bad for Sainik schools to be run by these Hindutva ideologues or BJP leaders? Like I said earlier also, the quality of education which is imparted to these to the students joining the Sainik schools, these new Sainik schools, is going to affect the outlook of the future armed forces. So let me give you a very small example. It'll be much more clearer. There was a personality development camp organized by in one of the schools run by Ritambara. In that camp, she gives out some lessons for the girls who are also the who are this Sainik school, which is run by Ritambara, is an all girls Sainik school. Okay. So the girl students there are listening to her when she's saying that I'm quoting her, what do we find in colleges? Girls smoking cigarettes at midnight. In these hubs of education, women are breaking liquor bottles and spreading indecency with their boyfriends on motorcycles. We had never thought that the daughters of India would be so out of control. They are posting abusive reels on social media. They are doing nude photo shoots. They are showing off their bodies in undergarments. It seems that these women are mentally sick. These girls don't have sanskar. So if this kind of gender policing is done in this school, and this is just one part of the conversation,
she appeal. There's another video where she appeals to the to the parents of these students to go and watch Kerala Story with their kids. Oh, wow. How their girls are being taken away by Muslim guys. So this is the kind of conditioning which is done from a very young age. So what is going to be the quality of armed officers in the future? This is a big question. And the strike rate of cadets of these Sainik schools to get into the army is very high, as you mentioned in various parliamentary committee reports. Yeah, and they've been working very hard to make it even higher. Now they are going to make it compulsory for all the students to appear for NDA. Did you reach out to Defense Ministry, like why you are signing contracts, so-called contract or MOU with the BJP politicians? I mean, with institutions run by BJP politicians or RS ideologues. What was their response? I wrote to the Ministry of Defense, the Sainik School Society, and the big officials. I did not receive any response. These are not contracts. These are agreements. MOA. Okay. MOA, which are signed. So we did not receive any reply. And when the story was out within few hours, the Ministry of, like I told, Ministry of Defense handed out some notes, press notes, to only a few selected journalists. Those journalists told us that this was a reply Ministry of Defense is giving. So what was the reply? In its reply, it said that the process is again extensive and exhaustive, and they do not check. They do that the political and ideological inclination of the owners and the founders does not matter. Also, it's very interesting to note that nowhere in their press note could they refute a single claim or a single fact which has been presented by us in the story. So, Asta, what is this controversy about Bhonsle Military School, which is in Nagpur and run by Central Hindu Military Education Society? They have also gotten signed MOA with the society. Yeah. Could you tell us what is this controversy and this school was established in 1935 by a Hindu right-wing ideologue, B.S. Munje, in 1937. So this school also recently got the permission to run a Sainik school. And it's very important to note that during the probes of 2006 Nanded bomb blast and 2008 Malegaon bomb blast, the Maharashtra Anti-Terrorist Squad investigated the Bhonsle Military School where the blast accused were reportedly trained. What role were they investigating? The matter is still sub judice, but there were talks, like there were reports that the accused which were involved in these blasts, they received training within the campus of Bhonsle Military Schools. Wow. So before we end this podcast, Asta and Arun sir, Asta, what's your recommendation for our viewers this week? Right now, I would like to only recommend to viewers to read the work of independent news organizations, especially in this election time. Okay, so you can read her story on Reporters Collective, and we'll share the link of her story. And it's a brilliant story which came out earlier this month, and good piece of investigative journalism. अरुण सर, आप बताइए कि आप क्या रेकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, कोई किताब हो या फिर कोई मूवी या कुछ भी? मैं न्यूज लॉन्ड्री के श्रोताओं और दर्शकों को रिकमेंड करूंगा। अभी हाल में ही हमने, क्योंकि द मूक नायक जो है वो खासतौर से मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए काम करता है, और कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बिल्कुल हमारी प्राथमिकता होती है। तो अभी मैंने एक फिल्म की समीक्षा करी, आप लोग जानते ही हैं, अमर सिंह चमकीला, जो नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है। और वो फिल्म जो है वो 70s और 80s के 70 और 80 के दशक में जो किस तरीके से एक दलित सिंगर है और वो किस तरीके से अपने आर्ट से आगे बढ़ रहा है, और सोसाइटी में जो जाति विभेद या जो जाति भेदभाव है वो किस तरीके से उसका बैरियर बन रहा है, उसमें उस फिल्म को आपको देखने से पता चलेगा वो कि किस तरीके से ये सोसाइटी जो है वो जो इन तबकों से आने वाले जो
प्रतिभा संपन्न लोग हैं, किस तरीके से उनकी लेग पुलिंग करती है या उनको पीछे खींचने का काम करती है, उसको इम्तियाज अली ने बहुत ही सलीके से उसको फिल्माया है। और जिसको भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से होता है और वो किस तरीके से एक तबके को पीछे ले जाता है, अगर उसको देखना हो तो मेरे ख्याल से ये फिल्म उसे जरूर देखनी चाहिए। और खास तौर से अगर पंजाबी म्यूजिक का टेस्ट है उसका, तो उसका भी एक जो है वो ग्लिम्स मिलेगा उसको। तो मेरी ओर से तो अमर सिंह चमकीला जरूर देखें, आप लोग भी देखें और जो आपके व्यूअर्स हैं वो भी जरूर देखें। काफ़ी उसकी तारीफ भी हो रही है मूवी की, काफ़ी लोग सराह रहे हैं उस मूवी को। जी हाँ। My recommendation for our viewers is how BJP candidate won Surat unopposed. Basant has done, our in-house reporter Basant Kumar has done brilliant detailed story on how candidates pulled out from the race, Lok Sabha race. The headline is how BJP won in Surat, unraveling 24 hours of peculiarities. This story is very much in detail, and I think you will be shocked and surprised to see the details, to read the details. So this story is on our website. You can go and read it. With this podcast is adjourned. Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.